प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की थी, जिसकी प्रदेश की जनता को लाभ भी मिला था और तो प्रदेश की प्रीति जी, जनता आज उसका बखान भी करती ठीक है। है प्रीति जी, निश्चित तौर सद्दाम पर जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इन जन कल्याणकारी ठीक है योजनाओं प्रीति जी, से सद्दाम जी नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त राजस्थान में अपराध की जो खबरें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ खबरें ऐसी हैं जो दिल दहला देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है। बीकानेर में विदेशी महिला पर्यटक से रेप, सवाई माधोपुर में 6 साल के मासूम की हत्या और जयपुर में साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ एक व्यक्ति खुद को आग लगा के बिल्डिंग से कूद जाता है। ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देती है। काफ़ी बुरी खबर है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो सत्ताधारी है, जो सत्ताधीश है और जो सत्ता की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, क्या वो अपराध को नियंत्रण करने में कामयाब नहीं है? इसी मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा प्रवक्ता प्रीति शर्मा जी और कांग्रेस प्रवक्ता सद्दाम हुसैन जी। आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सवाल पहला आपसे है कि क्यों हो रही है सब वारदातें, इसका मतलब क्या है? क्या सरकार के हाथ से जो कानून है वो छूटता नजर आ रहा है? देखिए सौरभ जी, ऐसा नहीं है कि सरकार के हाथ से कानून व्यवस्था निकलती जा रही है। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी हमारा जयपुर सेकंड नंबर पर आया है कानून व्यवस्था में सुधार के मामले में। ये मैं सर्वे की रिपोर्ट बता रही हूँ। एक प्लेटफॉर्म जिसने सर्वे किया, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है आंकड़ों के हिसाब से, सामाजिक सर्वे के आधार पर, ना कि ऑनलाइन सर्वे के आधार पर। और समाज के सर्वे करने के बाद जो 2023 तक जो सरकार की व्यवस्थाएं थी, कानून व्यवस्था के जो हाल थे, उसके मुकाबले अभी हमारी सरकार आने के बाद में कानून व्यवस्था में सुचारू रूप से काम हुए हैं और सुधार भी हुआ है। आप जो घटनाएं बताते हैं, डेफिनेटली ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, रुकनी चाहिए। उन पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन आप अगर ये कहें कि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को सुधारने के लिए समय चाहिए होता है। जो 5 साल से कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी हुई थी और उस पर लगाम कसने के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठकें करना, मॉनिटरिंग करना और सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सेंटर्स खोलना, अधिकारियों की नियुक्ति की बात करें, चाहे उन्हें साधन मुहैया कराने की बात करें, चाहे नई कानून लागू करने की बात करें, नए कानून को लागू करने की जो व्यवस्था उनको चाहिए होती है उसकी बात करें, सारी चीजें धरातल पर उतर रही है, धरातल पर चल रही है। उसी का नतीजा है कि आज हमारा जयपुर शहर सेकंड नंबर पर है, अपराध को रोकने के मामले में सबसे सुरक्षित शहरों में माना गया है। बिल्कुल प्रीति जी, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि समय लगता है, लेकिन न सिर्फ विपक्ष का बल्कि जनता का भी एक ही सवाल है कि आखिर कितना वक्त? 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त भजन लाल सरकार को हो चुका है। उससे पहले भी भाजपा सत्ता में रही है, प्रदेश की सत्ता पे काबिज रही है। तो कितना वक्त आखिर चाहिए कि जनता अपने आप को, महिलाएं अपने आप को, यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक अपने आप को जयपुर में या फिर राजस्थान की भूमि पर सुरक्षित महसूस कर सकें? सौरभ जी, अगर मैं चोरी के मामलों की बात करूं और 2023 के आंकड़ों की बात करूं तो 5,523 के आसपास आंकड़े आए थे सामने, और 2024 की बात करूं तो वो घटकर 4,585 हो गए थे, और अगर 2025 की बात करती हूँ तो 3,000 के अंदर ये आंकड़ा आ जाता है। तो इसी तरीके से, और चाहे टू व्हीलर चोरी की बात हो, आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। आपने बयान भी सुना होगा कि किस तरीके से अभया कमांड सेंटर पर काम चल रहा है, किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए रात में भी हमारी पुलिस मुस्तैद तरीके से काम कर रही है। और आप देखिए कि आप ये कहते हैं कि 1.5 साल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 सालों में जो कानून व्यवस्था का हाल था, नंबर 1 पर महिलाओं के अगेंस्ट में अपराध में हमारी जो राज्य था, आज आप अगर देखेंगे तो आंकड़ों में कमी भी आई है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी महिला होने के नाते कि आंकड़ों में कमी से हम सेटिस्फाइड नहीं होते। हम कहते हैं ये बिल्कुल रुकने चाहिए, और हमारी तरफ से कोशिश, सरकार की तरफ से जो जो कोशिशें चल रही हैं वो पुरजोर तरीके से चली रही हैं। अब हमें जरूरत है किसकी? हमें जरूरत है समाज के सपोर्ट की। जहां पर वो कोई भी किसी भी तरीके की महिलाओं के साथ अपराध होता देखते हैं, तुरंत उस पर रिएक्शन लेना चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी को जरूरत है कि उनको पुलिस की सहायता प्रोवाइड की जाए तो उनको पुलिस की सहायता प्रोवाइड कराएं। अगर आपको लगता है कि महिला सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर महिला को इस सहायता की जरूरत है, वो सहायता प्रोवाइड कराएं। किस तरीके से करानी है, सारे आप देखेंगे कि 24/7 के लिए हमने ऑनलाइन जो नंबर जारी किया हुआ है, टोल फ्री नंबर, वो टोल फ्री नंबर पर आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलता है।
चेतक गाड़ियां लगातार घूमती रहती जी। हैं मॉनिटरिंग के लिए। एडिशनल एसपी तक सड़क पर रात में गश्त जो चलती है, गश्त को मॉनिटरिंग करने के लिए कभी भी पहुंच जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा ये कह सकते हैं अचीवमेंट भी कह सकती हूँ मैं, कि जिस तरीके से सरकार मुस्तैद है, हमारे मंत्री धरातल पर काम कर रहे हैं। देखिए सौरभ जी, जो सरकार होती है वो होटल में बैठ के काम नहीं कर रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है। कोई कहता है कि हमारे मंत्री ही क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, अधिकारियों से काम कराने के लिए, अधिकारियों पर मॉनिटरिंग करने के लिए अगर हमारे मंत्री उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो बुराई क्या है इसमें। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी आला अधिकारी से कोई आला अधिकारी काम कर रहा है तो उसको एप्रिशिएट करना सरकार का काम होता है, उनके साथ मुस्तैद होकर काम जी, करना सरकार का ठीक है। काम होता है। और लगता है कि यहाँ ठीक है। पर हमें लगता है कि अगर हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए तो डेफिनेटली हम मॉनिटरिंग करेंगे ना। ठीक है प्रीति जी, अगर माफ हमारे कीजिएगा अंदर मैं monitoring आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सद्दाम जी मैं लौटूंगा। एक सवाल और मेरा प्रीति जी से जो मैं सोचता हूं कि पूछना ज़रूरी है। प्रीति जी, आपने बयानों को लेकर चर्चा की, लेकिन इसी बयान से ताल्लुकात रखता है एक सवाल मेरा अगला ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिलहाल कांग्रेस की बात करता हूं, वो लगातार आरोप लगाती है कि भजन लाल सरकार बनने के बाद से ही 2023 के बाद से ही अपराधों के आंकड़े में वृद्धि आई है, तमाम तरह के अपराध हर श्रेणी में हो रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? फिर उसी प्रतिक्रिया के आधार पर सद्दाम जी से सवाल करेंगे। जी सौरभ जी, देखिए, जो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, मैं तो विपक्ष से एक बात पूछना चाहती हूँ कि जितनी एसीबी ने अभी कार्रवाई की, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चाहे अधिकारियों पर की जा रही है, चाहे स्वयं के अधिकारियों पर की जा रही है। कांग्रेस की सरकार में कितने अधिकारियों के अगेंस्ट में कार्रवाई हो गई थी? जितने अधिकारियों पर अभी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिला है, कांग्रेस के शासनकाल में कितने अधिकारियों पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल गया था? एसआईटी की बात हो, 2021 में इतने पेपर लीक हुए 2021 से 18 से लेके 23 तक। आपने सारे पेपर, आपने कुछ पेपरों को तो आपने छटनी कैसे कर दी कि जो पेपर लीक हुए आपने एक पर्टिकुलर एसआई वर्दी को तो रद्द नहीं किया, बाकी सबको आपने रद्द कर दिया। तो इनकी मंशा, इनके कारनामे दुनिया को पता है, मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर दुनिया सेटिस्फाइड होती, समाज सेटिस्फाइड होता तो आज ये बाहर नहीं बैठे होते। आज ये बाहर बैठे हैं, इसी कारण बैठे हैं कि इन्होंने जनता की सुनवाई नहीं की। आज जनता की सुनवाई हो रही है, धरातल पर हो रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार जनता के बीच में अवेलेबल रहते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले कभी आपने मुख्यमंत्री को सड़क पर जूस पीते हुए देखा था क्या? किसी बंदे से बात करते हुए देखा था? आम सुनवाई करते हुए देखा था? जिस तरीके से जन सुनवाइयां लगातार चल रही हैं। और भजनलाल सरकार, ठीक है प्रीति जी, माफ कीजिएगा, अब आपके तमाम जो आरोप है उनका जवाब भी जान लेते हैं। सद्दाम जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सद्दाम जी, लगातार आपने सुना कि प्रीति जी ने क्या कुछ आरोप लगाए, गंभीर भी है और काफी गहरे भी आरोप है। तो मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ। जी बताइए। जी सौरभ जी, मैं प्रीति शर्मा बहन की बातों से सहमत नहीं हूँ। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अब नहीं सहेगा राजस्थान का नारा लेके प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में उतरे थे। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के उपरांत जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, सरकार बनने के साथ ही प्रदेश के अंदर अपराध के जो आंकड़े हैं वो निरंतर बढ़ते रहे, अपराध की घटनाएं होती रही, चाहे उसमें हत्या हो, दुष्कर्म हो, लूट हो, चोरी हो, ये वारदातें होती रही। बड़ी विडंबना का विषय है कि प्रदेश के जो मुखिया है, जिनके पास में गृह मंत्रालय भी है, उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, प्रदेश भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है, उनको धमकी मिल रही है। साथ में प्रदेश के जो सीनियर आईएएस अफसर है नीरज के पवन, उनको ये धमकी मिल रही है कि आपको काट के फूड बैग में पैक करके आपको भेज दिया जाएगा। जब प्रदेश के अंदर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और मंत्री है, प्रदेश के जो उच्चाधिकारी है, उनको प्रदेश की भाजपा सरकार है उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उनको जो धमकियां मिल रही है उनको नहीं रोक पा रही है, तो आम जनता की सुरक्षा की आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आपने प्रदेश में देखा होगा कि जिस तरीके से बजरी माफिया, रेत माफिया, खनन माफियाओं के हौसले निरंतर बुलंद हो रहे हैं। कल्पना तो 2023 से पहले भी नहीं की जा सकती थी, जब आपका कार्यकाल था, जब आपकी सत्ता थी। बिल्कुल, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कायम करने में अपना अहम योगदान प्रदान किया था। और आज बड़ी विडंबना का विषय है कि प्रदेश के अंदर जो स्थायी वारंटी है 9 राज्य की, आप सूची का आप अवलोकन करेंगे तो राजस्थान उसमें 1 नंबर पे चल रहा है। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा भगोड़े यहाँ, और सरकार उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है और वो खुलेआम अपराध की घटनाएं घटित कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 93 जो लोग हैं वो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो रही है, उसमें 76% महिला है और महिला में भी जो था
तो 16% के करीब है वो नाबालिग बच्चियां है। सरकार क्या काम कर रही है? प्रदेश के अंदर निरंतर अपराध की घटनाएं हो रही है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। आपने पिछले दिनों समाचार पत्रों में देखा होगा कि एक वृद्ध महिला के पैर काटकर कड़े निकालकर ले गए और चोरों ने उसको जान से मार दिया। ऐसी स्थिति चल रही है। आज बर्जरी माफिया है, रेत माफिया है, खनन माफिया है, निरंतर पुलिस पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के उपरांत 500 से अधिक मुकदमे से दर्ज हुए हैं जिन पे पुलिस पर हमला किया अपराधियों ने, जिनमें 276 से अधिक तो बजरी माफियाओं ने, रेत माफियाओं ने, खनन माफियाओं ने पुलिस पे हमले किए हैं। पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है तो पुलिस पे हमले हो रहे। जब पुलिस सुरक्षा खुद नहीं कर पा रही है कि आम जनता की सुरक्षा कहाँ हो पाएगी? बिल्कुल क्या सद्दाम जी, कल्पना लेकिन एक नहीं चीज कर और है सकते हैं? कि पेपर लीक जैसी घटनाक्रम भी तो आपकी सत्ता में ही होता है, आपकी सरकार में ही होता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और खुद पर एक बार स्वयं निरीक्षण नहीं कर रहे? सौरभ दुबे जी, पेपर लीक की घटना कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब भी हुई थी, और नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री है, नीट का पेपर उनके कार्यकाल में भी आउट हुआ था। और जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी उस समय भी पेपर लीक की घटनाएं हुई थी। और कांग्रेस की जब प्रदेश में सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कड़े कानून बनाए और इन घटनाओं में जो लिप्त है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, ताकि प्रदेश के अंदर भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए भी कांग्रेस सरकार ने कड़े कानून बनाए और अच्छे प्रबंध किए। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही थी कि हम इसकी जांच करवाएंगे और बड़ी बड़ी मछलियां उनको पकड़ेंगे। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के प्रांत में कितनी बड़ी मछलियों को पकड़ी गया? किसी को नहीं पकड़ा गया। पेपर जो ऐसा ही भर्ती है, कमेटी कर रही है कि इसको निरस्त किया जाए, लेकिन सरकार इसको निरस्त नहीं कर पा रही है। सरकार खुद इस पे निर्णय नहीं ले पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर भी पेपर लीक की घटनाएं हुई है। ऐसे नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुई है, लेकिन कांग्रेस ने इस पे कड़े कानून बनाए, उसके प्रभावी रोकथाम के लिए कार्य किया है। तमाम तरह के गहरे मुद्दों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। प्रीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, भाजपा के प्रवक्ता है, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं कि आपके जितने भी कथन थे उन पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रीति जी, आपने सुना क्या कुछ कहा गया? मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? सौरभ जी, बहुत अच्छी बात कही मेरे बड़े और छोटे भाई जो भी मानते हैं सद्दाम जी अपने आप को। अब देखिए, ये कहते हैं कि पुलिस वालों के बीच में जब पुलिस वालों को पकड़ने, पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ने जाते हैं तो उनके ऊपर हमला होता है। तो डेफिनेटली सद्दाम जी आपने ये तो देखा कि पुलिस वालों पर हमला होता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ने जाते हैं और जिस तरीके से उनको रोका जाता है, उसके बाद फिर उनके ऊपर अपराधियों पर कार्रवाई होती है और उनको बाजार में निकाला जाता है हथकड़ियां डाल के, तो उनके ऊपर कार्रवाई। देखिए, हौसले बुलंद थे, डेफिनेटली अपराधियों के हौसले बुलंद थे, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में कभी भी अपराधियों पर इस तरीके का शिकंजा कसने की कोशिश नहीं की गई। और अपराधियों को ऐसा लगता है कि हम जो करेंगे वो सब सहन कर लिया जाएगा। लेकिन आज आप देखेंगे कि अपराधियों को, चाहे हमारी सरकार आने के बाद में हमने पुलिस अधिकारियों को इतनी छूट दी है कि अगर अधिकारियों के ऊपर किसी भी तरीके का हमला होता है, अधिकारियों को अपने कार्रवाई करने से रोका जाता है, कानूनी कार्रवाई करने से किसी भी तरीके से रोका जाता है, उनके राज कार्य में बाधा पहुंचाई जाती है। तो उसके लिए जो आईपीसी में कानून बना हुआ है, उस कानून के परे जाकर भी अगर आपको कोई एक्शन लेना पड़े तो आप लीजिए। और उसी का नतीजा है कि जब पुलिस वालों को रोका गया अपराधियों को पकड़ने से, उसी चौराहे पर, उसी जगह पर उनको हथकड़ियां डालकर बाहर चौराहे पर निकाला गया दुकानदारों के सामने। और ये एक मैसेज था कि अगर आप राजकार्य में बाधा डालेंगे तो आप किसी के भी भरोसे में मत रहिए। कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई शरण देने वाला है कांग्रेस का नेता, तो ऐसे किसी भी कांग्रेस के नेता के हम लोग बहकावे में, धमकाने में नहीं आएंगे। और देखिए सौरभ जी, ये कड़वा सत्य है कि जब अपराधियों पर कार्रवाई होगी, अपराधियों के फनों को कुचलने के लिए आप आगे आएंगे, तो वो लोग किसी ना किसी तरीके से आपको डराने की, धमकाने की कोशिश करेंगे। और ये जो बात कर रहे हैं सद्दाम जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी मिली, कि माननीय अध्यक्ष जी को धमकी मिली, तो कहते ना थोता छना बाजे घना वाली स्थिति है। ये लोग जो धमकियां दे रहे हैं, ये सिर्फ धमकियां दे सकते हैं, उनको पकड़ भी लिया गया, उनकी उनको कैप्चर भी किया गया। आप देखेंगे कि ये भी पता चल गया कि वो कैसे हुआ था, उसके बाद निगरानी भी की गई। तो ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से अपराधियों को भी ये कहना चाहूंगी और समाज को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से धमकी देने वाले बहुत सारे लोग हैं। और ठीक है प्रीति जी, जब आप कह रही हैं तब सद्दाम जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो अगर आप सौरभ जी, हाँ बिल्कुल सौरभ जी, आप टाइम
टाइम दीजिएगा, मैं आपको आंकड़े भी बता देती हूँ। देखिए, हत्या के मामलों में 9.11% की कमी आई है, डकैती के मामलों में 15.7% की कमी आई है, लूट के मामलों की अगर मैं बात करती हूँ 9.82% की कमी आई है, दुष्कर्म के मामलों में 2.89% की कमी आई है। हाँ, दुष्कर्म के मामले पे मैं फिर भी ये कहूंगी कि दुष्कर्म जैसी घटनाओं को जब तक हम रोक नहीं देंगे, अपराधियों को गंजा करके सरेआम जब तक नहीं घुमाया जाएगा, तब तक इन घटनाओं को हम रोकने के जो भी प्रयास हमसे किए जाएंगे बिल्कुल हम करेंगे। और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। उसी का नतीजा है कि चाहे अभय कमांड सेंटर हो, चाहे फीमेल पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे गश्त बढ़ाने का लेकर हो, चाहे एडिशनल एसपी तक को सड़क पर उतरना पड़े गश्तिंग को मॉनिटरिंग करने के लिए, तो हमारे अधिकारी भी बिल्कुल परिपक्व हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो हम अधिकारियों को, और देखिए भ्रष्ट अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई होगी। ये नतीजा है, ये देख सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर जिस तरीके से लगातार माननीय भोजनलाल सरकार में काम हुआ है, उससे पहले भ्रष्ट अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई होते देखी क्या? कभी आपने देखा क्या? अब सद्दाम जी से भी सुन लेते, वरना सद्दाम जी कहेंगे कि उनकी बात नहीं सुनी है। सद्दाम जी प्लीज आप बोलिए। जी सौरभ दुबे जी, अभी बहन प्रीति शर्मा जी बता रहे थे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को जब धमकी मिली तो उसकी कार्रवाई की गई। एक बार धमकी नहीं मिली, धमकी बार बार मिलती रही, निरंतर 4 बार धमकियां मिली। जब आप अपराधी पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो फिर निरंतर धमकियां की घटनाएं क्यों हो रही है? प्रदेश के अंदर जब एसएमएस स्टेडियम को निरंतर 5 बार बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलती है, कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, तो सरकार जब अपराधियों पर कड़े कार्रवाई कर रही है, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रदेश में क्यों हो रही है? सरकार का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि प्रदेश के अंदर अपराध पर नियंत्रण हो। सरकार का मुख्य उद्देश्य है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं उन पे जो दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कराई जाए और उन पे जो दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई कराई जाए, ताकि उनका मनोबल टूट सके। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाने का सरकार का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्रदेश के अंदर चाहे महिला अपराध से संबंधित हो या हत्या हो, चोरी हो, डकैती हो, लूटमारी हो, इस तरीके की घटनाओं में निरंतर बढ़ती होती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा ब्यावर के अंदर एक रेंजर की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो एक विधायक को न्याय के लिए और डीएसपी के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि प्रदेश के जो मुखिया है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा तो सरकार को इसमें राजनीतिक नहीं करके कड़े कदम उठाने चाहिए और अपराध नियंत्रण के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और निरंतर घटित हो रही है, उन पे अंकुश लग सके। ठीक है प्रीति जी, मुझे मालूम है कि आपको बहुत कुछ बोलना होगा, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं इस पूरे डिबेट का आपसे पूछना चाहता हूं। आप अपना जवाब भी दीजिएगा और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि आपको नहीं लगता कि वाकई में सरकार को या पुलिस सिस्टम में सुधार करने की जरूरत है? सौरभ जी, जहां तक आप कह रहे हैं कि सुधार करने की जरूरत है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुधार लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस है। जब से सरकार आई है तब से सुधार हो रहा है और उसी का नतीजा है कि आज 2nd नंबर पर सबसे सुरक्षित शहरों में जयपुर शहर आया है। दूसरी चीज, जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे कि ये ईडी का दुरुपयोग और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, तो सद्दाम जी को ये बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये हुआ है और इसका जीता जागता उदाहरण है अभी जो महाराष्ट्र बम ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी किया गया और ये कहा गया कि जो एटीएस ने कार्रवाई की थी वो दुष्प्रेरित होकर की थी, दबाव में की थी, और ये साबित हुआ कोर्ट के जजमेंट में ये है। तो ये लोग जो ईडी पर, इलेक्शन कमीशन पर और उन पर जो आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, जो इनसे साबित नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने इनको 50 बार बुलाया कि भाई आके बता तो दो कि कहां पर क्या हुआ था, लेकिन इनके राहुल गांधी जी नहीं गए। इन्होंने ईडी की बात करी, तो देखिए क्योंकि इनके शासनकाल में इन्होंने जो जिस तरीके से एजेंसियों का यूज किया है वही बखान ये यहाँ पर करते हैं चैनल्स पर आके। इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये भाजपा की सरकार है। यहाँ पर सरकारी एजेंसियों को फ्री हैंड दिया जाता है, सरकारी एजेंसियां अपने अनुसार काम करती हैं। और जहां तक ये कांग्रेस के शासनकाल में या कांग्रेस के मंत्रियों को परेशान करने की बात करते हैं, तो जितनी भी कार्रवाई शुरू हुई है वो भाजपा के शासनकाल में शुरू नहीं हुई, चाहे इनके जीजाजी के ऊपर हो, चाहे इनके माताजी के ऊपर हो। जो कांग्रेस के शासनकाल में कार्रवाई शुरू हुई है उसका नतीजा अगर भाजपा के शासनकाल में आ रहा है, तो अगर इसको ये कह देते हैं कि नहीं भाई ये तो हमारी सरकार से प्रेरित है, तो ऐसा नहीं है। जो सरकारी एजेंसियां होती है, कानून है वो सबके लिए बराबर है और
कानून जो बना हुआ है उसका उपयोग किया जा रहा है और एजेंसियां अपने कानून के दायरे में रह के काम कर रही हैं। तो चाहे वो सरकार किसी की भी हो, मंत्री किसी का भी हो, अगर वो फंसता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मान लीजिए कि आप दोषी नहीं है, तो आप ये क्यों बखान कर रहे हैं कि हम सरकार कब यूज कर सकती है? मैं तो एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि हम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो अगर हम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे होते तो आपको डरना क्यों है? आप अगर इतने ही दूध के धुले हुए हैं तो आप डर के ये क्यों बखान कर रहे हैं? आपको हमारे सामने बखानने की, समाज के सामने बखान करने की कहाँ जरूरत आ रही है? आप उन एजेंसियों को जवाब दीजिए ना कि आपने ये आरोप लगाया, आप सिद्ध करिए। अभी आप ठीक है। सिद्ध कर सकते हैं ना, और ठीक वो है। तो सिद्ध कर रहे हैं। भाई आरोपियों को आरोपी बना रहे हैं तो सबूत के साथ में बना रहे हैं ना, उनके पास ठीक सबूत है। है तभी तो उन्होंने सद्दाम जी के पास मैं चलना चाहता हूँ। सद्दाम जी, आखिरी सवाल होगा पूरी चर्चा का कि आपको नहीं लगता कि सरकार को घेरने से बेहतर है कि उनके साथ मिलकर उनसे जो भी आपके पास जानकारी है, जो भी आपके साथ सुझाव है, उसको साझा करके आगे बढ़ा जाए ताकि अपराध में रोक आए, जनता प्रसन्न रहे? जी जी सौरभ दुबे जी, विपक्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी समय समय पर प्रदेश के अंदर जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उनकी ओर सरकार का, चाहे धरातल पे हो चाहे विधानसभा के पटल पे हो, निरंतर ध्यान आकर्षित करते रहे। और हम सरकार से निरंतर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भी हम मांग करते रहे कि प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही है सरकार इस पे अंकुश लगाए और इनके रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करे। जिस तरीके से बहन प्रीति शर्मा जी बता रही थी कि सरकारी एजेंसियां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी एजेंसियां ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने देखा होगा जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर किस तरीके से फर्जी नामों को, जिस तरीके से फर्जी नाम जोड़े गए हैं, फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं चुनाव के अंदर, जिस तरीके से आपने जो घोटाला किया है। और प्रदेश के अंदर आप नगर निकाय के, पंचायती राज के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में लिखा हुआ है 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पे चुनाव होने चाहिए। नगर पालिका अधिनियम है 2009 की धारा 7 में लिखा हुआ है, पंचायती राज अधिनियम 1995 की धारा 17 में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 243 यूरी में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की अवधि में चुनाव होने चाहिए, लेकिन आप नहीं करवा पा रहे हैं। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जहां भरतपुर से आते हैं वहां उपचुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए, लेकिन आज 1 वर्ष हो चुका है, वहां चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। तो प्रदेश की जो सरकार है वो पर्ची से चल रही है। दिल्ली से जो निर्देश आते हैं उसकी अनुपालना यहाँ की जाती है, न तो यहाँ अपराध पे अंकुश लग पा रहे हैं। जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की गई थी, उनको समीक्षा के नाम पर बंद करने का काम किया है। प्रदेश के अंदर न अपराध पे नियंत्रण हुआ है, न सरकारी विकास कार्यों को गति मिली है। सिर्फ दुर्भावना से प्रेरित होकर कांग्रेस के विकास कार्यों को अवरुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपके शासनकाल में केंद्र की सारी योजनाओं का दुरुपयोग किया गया, उन्हीं की मॉनिटरिंग चल रही है, उन्हीं की समीक्षा की जा रही है, जिससे आप पर्ची वाली सरकार कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ सद्दाम जी कि केंद्र में बिल्कुल दुरुपयोग नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र में जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की थी, जिसकी प्रदेश की जनता को लाभ भी मिला था और प्रदेश की जनता आज उसका बखान भी करती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं से, सद्दाम जी, मैं समझता हूँ कि जन कल्याणकारी योजनाओं से डरी हुई है और इन योजनाओं को समीक्षा के नाम पर बंद करने का काम कर रही है। मंच भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सीमित समय के अभाव के कारण हमें ये चर्चा का समाप्त यहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि आप दोनों की जो सवालों के लेके भागीदारी थी उसके मैं सहयोग के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। बाकी जो इस मुद्दे से जुड़े तमाम सारे सवाल हैं वो कई सारे जनता के सवाल थे जो आपसे पूछे गए हैं, आपके द्वारा उनके जो जवाब थे वो जनता तक पहुँचे हैं। बाकी मैं आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतने गहरे मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दों पर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान न सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि प्रदेश भर के तमाम छोटे बड़े मुद्दे को, तमाम राजनीति को मुखरता से लगातार उठाता जा रहा है। पंजाब केसरी राजस्थान पर आप ऐसी ही चर्चाएं, तमाम सारी जो भी जानकारी होगी, बड़ी खबरें होंगी, वो आप आराम से देख सकते हैं। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।